सिंटेज ग्रुप कंपनी का वार्षिक कारोबार पहले ही 20 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका था। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन, हेवी इंडस्ट्री, कपड़े, खाने पीने का सामान, जिनमें कंपनी का दबदबा था। कई सालों से सिंटेज ग्रुप देश की सबसे अमीर और विकसित कंपनियों में गिनी जाती थी। जैक ब्राउन को आखिरकार इस कंपनी में काम करने की मंजूरी मिल गई। वो एक ग्रामीण इलाके से था और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था। इस खुशी में जैक के पिता ने एक छोटी पार्टी रखी और मेहमान बुलाए। पार्टी में जैक ने गर्व से बताया कि उसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया है। भले ही वो सिर्फ एक क्लीनर हो, लेकिन असल काम कचरा उठाने, कमरे साफ करने और ऐसे ही छोटे मोटे कामों से ज्यादा अलग नहीं था। ठकाऊ और गंदा काम, जिससे जैक ऊब चुका था। उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, बिजनेस प्लान बनाने की तैयारी की और दांत भींचकर पूरी मेहनत लगाई। फिर एक दिन सब बदल गया। कंपनी के मालिक विल्सन परिवार में अब कोई ऐसा नहीं था जो जैक ब्राउन का नाम ना जानता हो। 13 साल की सेवा में जैक से बेहतर विल्सन परिवार के गुप्त राज्य कोई नहीं जानता था। जैक पर इतना भरोसा हो गया था कि कंपनी उसके अकाउंट में करोड़ों डॉलर डाल देती बिना किसी चिंता के। एक दिन कंपनी का फाइनेंशियल डायरेक्टर ने कॉल किया और कहा कि उसे कुछ समय के लिए विदेश जाना है और इसी वजह से जैक के अकाउंट में 700 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए जाएंगे। जैक ने हैरानी जताई तो डायरेक्टर ने कहा, मुझे तुम पर अपनी पत्नी से भी ज्यादा भरोसा है। जैक जानता था उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर है। एयरपोर्ट पर जैक ने अपनी फ्लाइट का नंबर देखा और रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, 2 अजनबी सूट पहने उसके पास आए। उन्होंने उसका नाम लिया और कहा, सफर लंबा रहा होगा। जैक चौकन्ना हो गया। मेरे आने की जानकारी तो किसी को नहीं थी, तुम लोग यहाँ क्यों हो? तभी पीछे उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगी। मोटे आदमी ने धीमे लेकिन डरावने लहजे में कहा, हमारी मदद चुपचाप ले लो। दूसरा बोला, बेहतर होगा जैसा कहें वैसा करो। जैक के मन में शक आया, क्या कंपनी उसे खत्म करवाना चाहती है? गाड़ी शहर से बाहर निकल गई। जैक सोच रहा था, मैंने 13 साल कुत्ते की तरह वफादारी निभाई, फिर भी ये सब क्यों? उसने मोटे आदमी से कहा, चेयरमैन को कॉल करो, पर उसने मना कर दिया। जैक ने कहा, उसे कह दो मैं गायब हो जाऊंगा, बस मुझे छोड़ डर दो। तभी ड्राइवर बोला, बेकार की बातें मत करो, अपने माँ बाप और बीवी के बारे में सोचो। जैक सन्न रह गया, इनका उनसे क्या लेना देना? मोटे ने कहा, चेयरमैन ने कहा है तुम्हारे परिवार की चिंता मत करो, उन्हें अच्छा पैसा दिया जाएगा और तुम्हारी बीवी को अमेरिका भेज दिया जाएगा। जैक को यकीन नहीं हुआ। उसे पता था ये लोग भ्रष्ट हैं, शायद उसका घर भी जब्त कर लेंगे। गाड़ी जंगल के बीच एक झील के किनारे रुकी। जैक उतरा और झील की तरफ चला। उसे महसूस हुआ ये उसकी कब्र बनने वाली है। पीछे से पिस्टल की कॉकिंग की आवाज आई। जैक ने मुड़कर देखा, मोटा आदमी बंदूक ताने खड़ा था। जैक चीखते हुए नींद से जागा। 3 महीने हो चुके थे जब से वो इस नए शरीर में आया था, फिर भी पुरानी जिंदगी के सपने पीछा नहीं छोड़ हटते थे। अब इस शरीर में उसका नाम लुकास था। सामने बैठी एक खूबसूरत महिला, उसकी माँ ने पूछा, लुकास सब ठीक है? लुकास की माँ एक एक्ट्रेस थी जिसने सिर्फ एक फिल्म की थी, फिर लुकास के पिता से शादी कर ली और स्क्रीन से गायब हो गई। बगल में उसका भाई जिम्मी मोबाइल खेल रहा था। लुकास ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा चौंक गया था। माँ बोली, तुम हाल में बहुत बड़े हो गए हो। जैक खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगा, आज से ठीक 30 साल बाद उसकी मौत हुई थी। 3 महीने पहले वो लुकास के रूप में जागा था, जो कि रिचर्ड विल्सन सिंटेज ग्रुप के संस्थापक का 10 साल का पोता था। काफी देर बाद गार्डी विल्सन रेजिडेंस पहुंची। 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल महल, 3 मंजिल ऊपर, 2 नीचे, 50 कारों का गैराज। आज रिचर्ड विल्सन का जन्मदिन था। बड़ी पार्टी थी, लेकिन जब लुकास का परिवार पहुंचा, किसी ने तवज्जो नहीं दी। अंदर सब रिश्तेदार बैठे थे। लाल बालों वाली कैरोलाइन ने ताना मारा, अब आए हैं। जैक उसे पहचान गया, कभी उसकी जिंदगी तबाह करने वालों में से एक थी। तभी कमरे में हलचल हुई। रिचर्ड विल्सन अंदर आए। सबने सिर झुका लिया। रिचर्ड ने लुकास को देखा, पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे पोते, तुम्हारे लिए कुछ है। बाकी सब हैरान थे क्योंकि रिचर्ड हमेशा सख्त रहते थे, पर लुकास पर स्नेह लुटा रहे थे। केक आया, मोमबत्तियां बुझी, तालियां बजी। हेनरी और मार्था, लुकास के माता पिता ने भी रिचर्ड को लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। समारोह में मौजूद बच्चों ने भी अपने दादा को बधाई देकर खुश कर दिया। लुक्स का भाई जिमी चुप और संकोची बना रहा क्योंकि अमीर मौसी और मौसा की मौजूदगी में उसे अजीब लग रहा था। जैक मेहमानों के बीच खड़ा होकर अपने रिश्तेदारों के व्यवहार को ध्यान से देख रहा था। अचानक जैक ने सुना कि किसी ने मार्था से पानी लाने को कहा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो मार्था ट्रे में गिलास और शराब लेकर अगले मेज की तरफ जा रही थी। वह बहुत दयालु थी और कैरोलाइन के मुकाबले कभी हंगामा नहीं करती थी। उसी वक्त कैरोलाइन ने मार्था को आवाज दी और कहा कि बर्फ वाला पानी लाओ। दूसरी तरफ से एक मोटी रिश्तेदार ने चिल्लाकर कहा कि गंदे बर्तन तुरंत हटा दो। तीसरे रिश्तेदार ने भी मार्था को धीमा चलने पर डांट दिया। जैक के अंदर गुस्सा भर गया। उसका परिवार खुलेआम उसकी माँ से काम करवा रहा था, जबकि वहाँ दर्जनों नौकर मौजूद थे, लेकिन मार्था ने बहस नहीं की। वह बर्तन समेटकर घर के अंदर चली गई। जैक का दिल बैठ गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि
क्योंकि सबके लिए जैक तो बस 10 साल का पोता लुक्स था। माँ ने लुक्स को पास खड़े देखा, उसके पास आई और घुटनों के बल बैठ गई। उसने ध्यान से लुक्स की जैकेट के बटन लगाए और उसके गाल सहलाते हुए कहा कि मेरा बेटा सबसे हैंडसम है। जैक ने मार्था को देखा जो अब उसकी माँ थी और महसूस किया कि इस शरीर में होना अजीब है, लेकिन उसकी गर्माहट ने जैक को जल्दी ढलने में मदद की। तभी उसने बर्तन न धुले होने की टिप्पणियां सुनी और तुरंत मेज से प्लेटें समेटने लगी। जैक ने मुट्ठी भींच ली और दांत पीस लिए। उसने मन में ठान लिया कि एक दिन वह अपनी माँ को उसका हक दिलवाकर रहेगा। उसने देखा कि दादा माता पिता से ठंडा व्यवहार करते हैं और बाकी रिश्तेदार भी उन्हीं की नकल करते हैं। इसी वजह से परिवार के प्रति सबका रवैया अच्छा नहीं था। रिचर्ड विल्सन मेहमानों का धन्यवाद कर रहे थे, तभी उन्होंने पास खड़े लुक्स को देखा। वह झुककर लुक्स से बोले कि वह उसे वह तोहफा दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने वादा किया था। जैक के माथे पर पसीना आ गया। डर था कि कहीं दादा यह न पूछ लें कि पिछली बात याद है या नहीं, क्योंकि उसे इसका जवाब नहीं मालूम था। बच्चों के कमरे में पहुंचकर जैक ने देखा कि तोहफा एक खिलौना घोड़ा था, बिल्कुल नया और शायद बहुत महंगा। रिचर्ड ने पूछा कि तोहफा कैसा लगा। जैक सोच रहा था कि यह अति देखभाल और दया कहां से आई। शायद दादा को इस बात का पछतावा हो कि उन्होंने उसके पिता को कंपनी से निकाला था, या कभी उसकी माँ को अपने बेटे की पत्नी नहीं माना था। लेकिन अब जब वह इस शरीर में है, वह देखना चाहता था कि रिचर्ड विल्सन की यह नरमी कब तक रहती है। जैक ने मुस्कुराकर कहा कि उसे असली घोड़ा ज्यादा पसंद है, न कि प्लास्टिक वाला। रिचर्ड ने इसे मजाक समझकर कहा कि असली कार भी खिलौने वाली कार से अच्छी होती है। जैक ने आगे बढ़ते हुए कहा कि उसे तो असली नाव चाहिए जो समुद्र में चले, न कि बाथरूम वाली छोटी नाव। रिचर्ड का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और जैक को लगा कि शायद उसने हद पार कर दी है। दादा ने पूछा कि असली से क्या मतलब है। जैक ने बच्चे की तरह जवाब दिया कि असली वही है जो दादा बनाते हैं। दादा तो असली जहाज और गाड़ियां बनाते हैं और वही लुक्स को पसंद है। रिचर्ड ने कहा कि असली मशीनें और जहाज पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जैक ने मन में सोचा कि उसने तो सबसे गंदा और कठिन काम किया था और फिर मारा गया था, तो वह इन कठिनाइयों से डरने वाला नहीं। दादा ने कहा कि अगर वह इस साल स्कूल में बेहतरीन अंक लाए तो जन्मदिन पर उसे असली घोड़ा मिलेगा। जैक के पास तो यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, तो प्राइमरी स्कूल में अच्छे अंक लाना उसके लिए आसान था। रिचर्ड ने कहा कि लुक्स आत्मविश्वासी नहीं लग रहा। जैक ने कहा कि वह बहुत मेहनत करेगा। जैक ने मन में तय किया कि सब कुछ बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे। उसी वक्त दादा के सहायक ने आकर कहा कि उन्हें बच्चों के प्ले रूम में ले जाया जा रहा है। जैक ने सहायक को देखते ही दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। वह वही आदमी था जिसने जैक की हत्या करवाई थी। प्ले रूम में बॉबी ने खिलौना घोड़ा देखा और दौड़कर उस पर चढ़ गया। कहने लगा कि अब वही अकेले खेलेगा। जैक को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। जिमी ने यह देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अनदेखा होने का आदी था। जैक मुस्कुराया और बॉबी के पास जाकर कहा कि यह उसका घोड़ा है और उसे उतरना होगा। बॉबी ने मना किया और कहा कि उसे कोई रोक नहीं सकता। जैक ने घोड़े को जोर से मारा। वह जोर जोर से हिलने लगा और आखिरकार गिर पड़ा और बॉबी की टांग दब गई। बॉबी चीखने लगा। चीख सुनकर बॉबी की माँ दौड़ी आई। पीछे बाकी रिश्तेदार और मार्था भी आ गई। मार्था के चेहरे से लग रहा था कि लुक्स ने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। अगले ही पल गुस्से में बॉबी की माँ ने जैक के गाल पर थप्पड़ मारा। मार्था ने तुरंत अपने बेटे को पकड़कर बचाया और कहती रही, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मार्था ने फुसफुसाकर कहा कि डरना मत, मैं यहाँ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी रिचर्ड विल्सन कमरे में आए और बोले कि यहाँ शोर हो रहा है जबकि बाहर मेहमान हैं। उन्होंने बॉबी की माँ से कहा कि बेटे को अस्पताल ले जाओ और सबको बाहर भेज दिया। सिर्फ लुक्स को रोक लिया। रिचर्ड ने पूछा कि यह घोड़ा किसने तोड़ा। जैक ने कहा मैंने, और बताया कि यह उसका तोहफा था और वह इसे किसी को नहीं देना चाहता था। रिचर्ड मुस्कुराए। जैक जानता था कि यह निर्दयता उन्हें पसंद आएगी। फिर उन्होंने कहा कि चाहे जानबूझकर न सही, लेकिन बॉबी को चोट लगी है, इसलिए सजा मिलेगी। रिचर्ड ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा चलो। जैक जो लुक्स के शरीर में था, रिचर्ड के साथ चलते हुए भव्य हॉल में पहुंचा और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। सिंटेज ग्रुप के चेयरमैन का दफ्तर कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग की 27वीं मंजिल पर था और सभी महत्वपूर्ण फैसले यहाँ हवेली में ही लिए जाते थे। सिर्फ सबसे अमीर और प्रभावशाली सदस्य ही इस जगह में प्रवेश कर सकते थे। जैक इस कॉरपोरेशन का 10 साल से ज्यादा समय से सदस्य था, लेकिन यहाँ आने का मौका उसे कभी नहीं मिला था और अब वह यहाँ था।